हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रवाद के बारे में कि भारत में राष्ट्रवाद कब हुआ, कैसे हुआ और महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा भारत में राष्ट्रवाद के भारत के प्रमुख आंदोलनों के बारे में। इसी को हम एक एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कि महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है भारत में राष्ट्रवाद के प्रति। महात्मा गांधी ने कौन कौन से भारत में आंदोलन किए हैं, अंग्रेजों का कब्जा किस किस जगह पर रहा है। हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और कहाँ और कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। एग्जैक्ट। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो महात्मा गांधी ने अपनी बचपना तो गुजरात में ही बिताया, लेकिन उन्होंने जब बैरिस्टर की पढ़ाई, एक वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन। जैसे कि आपको यहाँ पे एक मैप दिया होगा कि यहाँ पे तो इंडिया है। ठीक है, इंडिया से यहाँ पे है लंदन, तो इंडिया से लंदन पढ़ने के लिए महात्मा गांधी, ठीक है, लंदन गए बैरिस्टर करने के लिए। कब गए? 1888 को। ठीक है, और वहां से उन्होंने 1891 को रिटर्न आ गए। एग्जैक्ट 88 को लंदन गए। ठीक है, और लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके 1891 में रिटर्न भारत आ गए। ठीक है, तो भारत आए। उसके बाद उन्होंने भारत आया तो भारत में देखा कुछ आंदोलनकारी, मतलब भारत के अंदर कुछ अन्यानी है जो भारत 1891 को भारत आए। जब उन्होंने भारत में रिटर्न आया तो उनको भारत के अंदर गुजरात के कुछ अन्यानी, जैसे वो घर जब लौटे तो वहां पे देखा कि कुछ भारत के व्यापारी अफ्रीका में जाते थे व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार। जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था सूती वस्त्र, मसाला इत्यादि, तो वो कुछ अपने सामानों को व्यापार करने के लिए अफ्रीका जाते थे। दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका जाते थे, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये चीज व्यापार करते करते ये चीज वहां पे देखा गया कि वहां की जो सरकार थी वहां पे रंग भेद का नियम लगा के भारत वालों को वहां प्रताड़ित कर रही थी, मतलब दंडित कर रही थी। तो महात्मा गांधी ने देखा कि जब ऐसी बात है तो उन्होंने, जब भारत आए तो रिटर्न चले गए, फिर तुरंत अफ्रीका में उन्होंने कुछ समय बिताया, वहां में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, वहां पे लोगों को न्याय दिलाया। उसके बाद अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अफ्रीका से भारत आए। एग्जैक्ट। तो यहीं से हमारा लेसन शुरू होता है 1915 ठीक है, 1915 मतलब 1915 को महात्मा गांधी भारत आए, वहीं से हमारा चलेगा भारत में राष्ट्रवाद। कंफ्यूज नहीं होना है, भारत में राष्ट्रवाद जब सुनना है तो मतलब पढ़ना है जो हमको भारत में राष्ट्रवाद, जो भारत में राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे हैं वो है 1915 से। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 को। एग्जैक्ट। आगे देखेंगे कि जब महात्मा गांधी भारत में आ गए तो उनके एक राजनीतिक गुरु थे जिसे कहते हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ये ध्यान में रखना कि बार बार पूछता है महात्मा गांधी के गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। इसमें हम देखेंगे जब महात्मा गांधी भारत में आ गए तो उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको समझाया कि आप ऐसी कोई मतलब कदम नहीं उठाएंगे, मतलब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे आप जिसके कारण अंग्रेजों को यह पता चल जाए कि हम उनसे मतलब सत्याग्रह आंदोलन या ऐसा आंदोलन करने आए हैं, उनसे न्याय लेने आए हैं, क्योंकि वो हमको उठा करके जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन बन चुका था, उनका कब्जा हो चुका था भारत में, हमारा कोई शासन, कोई कोर्ट, सब उन्हीं का चल रहा था। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को समझाया। इसलिए महात्मा गांधी ये निर्णय किए कि लगभग हम 1 से 2 साल तक भारत के अंदर कोई आंदोलन नहीं करेंगे और भारत में ये जांच करेंगे कि अंग्रेजों का शासन कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आ गए तो उन्होंने 1 साल के बाद 15 में ही आए, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अपने लिए एक स्थान, घर बनाना है। अब जैसे होता ना कि हमको आया हूं तो मुझे रहने के लिए कुछ ऐसा भवन चाहिए, कुछ मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने एक साबरमती आश्रम का निर्माण प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो निर्माण को जो बनाना शुरू कर दिया तो 1916 में ये बनकर तैयार हो गया और इसको मतलब उद्घाटन भी हो गया, यहाँ पे चलने लगा। तो साबरमती आश्रम क्या था जान लेते हैं। साबरमती आश्रम एक ऐसा आश्रम था जैसे कि किसी गांव, किसी समाज में, ठीक है, एक गांव समाज के लिए एक घर बनाना, मतलब एक मीटिंग होता है जहां पे अधिकारी आते हैं, अपना मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे देखेंगे कहीं गांव टाइप का इत्यादि है तो होता है ना, पंचायत भवन के रूप में बन जाता है। अगर वो शहर में तो नगर पालिका में आ जाता है। ऐसी इसी प्रकार का एक भवन था जो महात्मा गांधी के लिए साबरमती आश्रम था, कहा जाता है एक प्रकार से उनका घर भी माना गया, और ये एक मीटिंग करने का हॉल था। ठीक है, तो ये कब बन के तैयार हुआ? 1916 में। आगे देखते हैं, जब महात्मा गांधी ने 15 से 16, 1 साल तो बीत गया, और फिर जैसे ही 1917 हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या कर रहे थे? सर्वे पे थे, भारत का जांच कर रहे सर्वे पे थे।
ठीक है, अभी इसको तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखेंगे जो सर्वे कर रहे थे महात्मा गांधी, गुजरात से निकले सीधा इसी सर्वे पे, तो यहाँ बिहार है, क्या हमारा है, बिहार। तो बिहार के अंदर एक नेता है, ठीक है, ये हमारा बिहार है। तो बिहार के अंदर एक नेता है, ठीक है, जो क्या किया, मतलब युवा नेता है, किसानों का जैसे नेता होता है कॉलेज वॉलेज में, वैसे युवा नेता है। वो क्या किया, महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, ठीक है। तो बिहार के कहां पे, चंपारण जिले में। तो बिहार के चंपारण में जब किसानों ने मतलब आंदोलन हो रहा था कि अंग्रेज तुम्हारी जमीनों पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखेंगे हम कि मान लीजिए आपके पास जो जमीन है ना, ठीक है, तो जमीन में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 20 हिस्सा। अगर इस जमीन का 20 टुकड़ों में बांट दें, जैसे 20 टुकड़ों में, तो 20/3, मतलब कुछ जमीनों पे आपको जबरदस्ती नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती समझ में आ रहा है, जैसे कि आप कलर, तो अंग्रेजों को नील की जरूरत थी। जैसे हम लोग कपड़ा पहने हैं, इस कपड़े पे मान लीजिए नील चढ़ा हुआ है, तो जो नील लगा, आपको नीला दिख रहा है ये शर्ट, तो नील की मान लो नील में डुबाना पड़ता था, तो वो कलर हो जाता था। आज के दौर का नहीं है कि मतलब कोई भी कलर लग जाता है, परमानेंट आता है, उस समय नहीं। तो नील ही होता जो कलर करने के लिए अलग अलग तरीके से वो रंग डाल करके अपना कलर बनाते थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवानी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बिहार के एक युवक ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, और महात्मा गांधी कहां पहुंच गए, बिहार के चंपारण में। क्यों पहुंचे थे, क्योंकि किसान वहां नील की खेती के लिए परेशान थे, उनकी जमीनें बर्बाद हो रही थी। तो एक बात और हम देखेंगे यहाँ पे कि ऐसा क्या नियम था कि नील की खेती हो रही थी तो उनकी कमाई भी हो रही होगी, तो क्या जरूरत है उनको लड़ाई करने के लिए। नियम ये था कि अंग्रेजों ने इनसे कहा कि तुम क्या करो, भारत में नील की खेती करो, और खेती करोगे तो इसमें तुम्हारा जो मतलब होगा नील की, उसको हम खरीदेंगे, दोगुने दाम में खरीदेंगे। तो इन्होंने क्या किया, नील की खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो नील की खेती की एक नियम होता है कि एक बार अगर आप नील की खेती कर लिए, ठीक है, तो कम से कम जमीनें उस 3 से 4 साल 5 साल की जमीनें बंजर हो जाती, उसमें कुछ नहीं उगेगा, ठीक है। जैसे मान लो तथा बंजर जमीन है जहां पे कुछ घास तक नहीं होती, फील्ड मैदान की तरह रहता है, तो नील की खेती एक बार जहां हो गई, वहां की जमीनें क्या होती हैं, बर्बाद हो जाती है, बंजर हो जाती है। इसलिए जो किसान थे वो आंदोलन करना चाह रहे थे, उसी बीच पहुंचे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, देखा कि किसान परेशान है, इसलिए अंग्रेजों से बातचीत की कि इनकी जमीनों पे अत्याचार हो रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिहार की जो जनता है उनका सहारा, मतलब किसान जो जनता, आम जनता है, उनका सहारा लिया और अंग्रेजों से उनकी बातों को मनाया, ठीक है। और अंग्रेजों को क्या किया, प्रताड़ित, मतलब दंडित करना, मतलब जैसे होता नहीं है कि महात्मा गांधी ने सोचा कि मान लो चलो देखते हैं कि अंग्रेज किस प्रकार का है। तो उन्होंने जब नॉर्मली बातचीत की अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेजों की सरकार से, तो उनको आम जनता समझ लिए। जैसे महात्मा गांधी धोती कुर्ता वाले, ठीक है, तो उनको समझ नहीं पा रहे थे ये है कौन, कहाँ से आया है, पहली बार था महात्मा गांधी का आंदोलन में। तो महात्मा गांधी को सब हल्के में ले रहे थे, ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि एक बैरिस्टर है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज देखा, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही समाज के लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के लिए विरोध करना चालू कर दिया, और धरने बैठ गए वहीं पे, है ना, कि तुम अगर नील की खेती नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, ऐसे ऐसे बताने लगे। तो लोगों को लग गया ये पढ़ा लिखा है ना, इससे टक्कर लेना अच्छा नहीं है। उनको बताया गया, समझाए, और इससे कारण पहली बार इसे महात्मा गांधी को लगा कि चलो ठीक है। तो चंपारण में पहली बार किसानों की बातों को मनाया गया और नील की खेती से किसानों को छुटकारा दे दिया गया कि चलो अब अंग्रेजों की खेती तुमको नहीं करनी है, ठीक है, पूर्ण रूप से तुम अपनी जमीनों पे अपनी खेती करोगे, अब अंग्रेजों से कोई लेना देना हमको नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेज वहां पीछे हट गए और महात्मा गांधी की बातों को माना भी, इतने आसानी से माना नहीं, उसके लिए बहुत सारी रणनीति की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो पूछेगा तुमसे, बिहार का चंपारण में नील की खेती के लिए, ठीक है, किसानों के लिए कौन लड़ा पहली बार, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, बिहार का चंपारण, बिहार का चंपारण, यहाँ पे ध्यान देना, बिहार का चंपारण पहला आंदोलन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत कब आए, 1915 में, लेकिन उनका पहला आंदोलन कब हुआ, ठीक है, 1915 में, बिहार का चंपारण, याद रखना, ठीक है, चंपारण, बिहार का चंपारण। तो बिहार का चंपारण किस लिए प्रसिद्ध है, नील की खेती के लिए। इसे ही कहते हैं 3 कठिया आंदोलन। क्या कहते हैं, 3 कठिया। तो 3 कठिया आंदोलन कहां प्रसिद्ध था, बिहार में। याद रखना, क्वेश्चन कैसे पूछता है, चंपारण आंदोलन कहां पे हुआ, बिहार में। बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ, चंपारण। 3 कठिया मतलब नील की खेती कहां होती थी, बिहार के चंपारण में। 3 कठिया 3/20, 3 कठिया आंदोलन कहां पे हुआ है, बिहार के चंपारण में, एग्जैक्ट। तो ये कैसा आंदोलन था, किसान आंदोलन। कैसा आंदोलन था,
किसान आंदोलन। कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछ भी सकता है आपसे। आगे देखते हैं कि जैसे ही 1 साल हुआ तो महात्मा गांधी ने देख लिया अब अंग्रेजों से हम निपट सकते हैं। ठीक है, उनको अनुभव हो गया कि अंग्रेज किस प्रकार की कानून व्यवस्था लागू की है भारत के अंदर, उनको एक ही आंदोलन में समझ में आ गया। इसलिए महात्मा गांधी जब बिहार के चंपारण में ये पहला आंदोलन अपना विजय प्राप्त कर लिया और किसानों का दिल जीत लिया, किसान, तो किसानों का जब दिल जीत लिया, और कब जीता ये आंदोलन, कब हुआ था, 1917 में। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कहां पे हुआ, बिहार के चंपारण में 1917 में। कैसा आंदोलन था, किसान आंदोलन था। एग्जैक्ट ये पूछेगा आपसे कंफ्यूज कर करके कि बिहार में ये आंदोलन कैसा आंदोलन था, मजदूर था, ठीक है, किसान था, ठीक है, या फिर पूछ लेगा ये जनता का आंदोलन था, इसे दे देगा क्वेश्चन फंसा करके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं है ना। पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में किसान आंदोलन कब हुआ, 1917 में। एग्जैक्ट। आगे देखते हैं, जब महात्मा गांधी ने बिहार का चंपारण में आंदोलन ये जीत लिया तो उन्होंने अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। कहां, गुजरात में। जैसे ही वो गुजरात में पहुंचे तो एक जगह आता है गुजरात में जिसे कहते हैं अहमदाबाद। क्या कहते हैं, अहमदाबाद। आपने भी देखा होगा मैप में, गुजरात की एक जगह जिसे कहते हैं अहमदाबाद। तो गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूर, यहाँ पे देखेंगे हम, थोड़ा पेन चेंज कर ले, कि यहाँ पे है मिल मजदूर, याद रखना। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, किसान, और यहाँ पे क्या है, मजदूर। तो 1918 में अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने देखा कि यहाँ पे मिल मजदूर धरने बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी अभी रास्ते में थे, अब इनका पास एक जिला पहुंच गया, जिला है, एक जिला है ना अहमदाबाद। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने देखा कि कुछ लोग मजदूर परेशान हैं, कंपनी फैक्ट्री के सामने धरना दे बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं, उनको लग गया क्यों ये आखिर क्यों बैठे होंगे। तो महात्मा गांधी ने भीड़ की तरफ बढ़ा और देखा वहां मजदूर क्या कर रहे थे, अपने पैसे को 50% बढ़ाने की मांग कर रहे थे। क्यों यह पैसा बढ़ाना था उनको, रीजन ये था कि अहमदाबाद जो मिल मजदूर है, मिल मजदूर मतलब देखो याद रखना, क्वेश्चन आएगा आपका कि कोई सूती वस्त्र कपड़े का केंद्र भरना है, क्लास 10 के अंदर आइए मैप में भरने के लिए आता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर। तो मिल मजदूर का मतलब ये था सूती वस्त्र कपड़ा, कपड़े का निर्माण, यहाँ फैक्ट्री थी अहमदाबाद गुजरात के अंदर, आज भी है। तो माना जाता है कि सूती वस्त्र कपड़े का केंद्र कहाँ है, गुजरात का अहमदाबाद, याद रख लेना ये चीज। तो यहाँ पे जब मजदूर को देखा गया तो मजदूर 50% अपने पैसे की मांग बढ़ा रहे थे। ये 50% है क्या चीज, ध्यान रखना कि हम आज का दौर लेते हैं, आज के समय पे हम मान लें अगर एक मजदूर की कीमत अगर हम मैक्सिमम पकड़ते हैं 500 रुपए है, ठीक है, तो ये 500 रुपए में, मैं इसको लिखना नहीं है आपको, बस समझा रहा हूँ, याद रखना कि अहमदाबाद में जो मजदूर थे, अगर मान लेते हैं उनकी सैलरी 500 थी, तो वो कह रहे थे कि 50% और बढ़ाओ, तो 25% मतलब 250 रुपया और बढ़ाने की मांग हो रही थी। कितना, याद रखना, 250 रुपया और बढ़ाने की मांग हो रही थी। क्यों हो रही थी 250 रुपया बढ़ाने की मांग, क्योंकि इनको एक बीमारी हो गई थी जिसे कहते हैं प्लेज बीमारी थी। बीमारी क्या है कि अगर कंपनी के अंदर ज्यादा चूहे हो जाने के कारण उनको एक बीमारी होती है, ठीक है, हो गई, मतलब जान लो कि कंपनी में फैक्ट्री था कपड़े की, तो वहां ज्यादा चूहे उपलब्ध हो जाने के कारण उनकी गंध की वजह से एक बीमारी फैल गई जिसे कहते हैं प्लेज या प्लेग बीमारी फैल गई, ठीक है, जिसके कारण उनको आधा जो 500 रुपए उनको मिलता था उनमें आधा इलाज कराने में चला जाता था। इसलिए जो वहां के मजदूर थे उन्होंने डिमांड क्या किया कि अगर हम आपकी कंपनी में काम करेंगे तो हमें आपको 50% सैलरी और बढ़ा के देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा उतना घर में चल नहीं पा रहा है, इसलिए आप 50% हमको बढ़ा के देंगे तो हम आपकी कंपनी में काम करेंगे और हमारा भी खर्चा होगा, हम अपना इलाज भी करा लेंगे। समझ में आ रहा है। उसीलिए मजदूर धरना दे रहे थे। उसी वक्त कौन पहुंच गए, महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज तो भाई अत्याचार कर रहे हैं। फिलहाल उनकी बात तो सही है, या तो वो घर का खर्चा देखे अपना, या तो अपनी दवाई कराएं। तो इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा ठीक है भाई, अंग्रेजों से भी बातचीत किया और जनता से भी बातचीत किया। तो देखा चलो ठीक है, न उनकी वाली करते हैं न इनकी वाली करते हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया कि चलो तुम्हारा हमारा, न तुम्हारी बात न हमारी बात, यहाँ 35% पे डील करा दिया। चलो न तुम्हारी वाली ना हमारी वाली, ठीक है, बस इतना मान लो कि 35% पे अड़ जाओ तुम भी, और तुम भी मान लो भाई 35% दे दो इनको कि इनका इलाज भी हो सकेगा, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सीधा मना कर दिया, वो भी नहीं जानते महात्मा गांधी कौन है, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए। याद रखना पहला क्वेश्चन से ये बन रहा है कि भूख हड़ताल पे महात्मा गांधी कब बैठे, 1918 को अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद मिल मजदूरों ने भूख हड़ताल पे बैठ गए। महात्मा गांधी ने क्या किया, जितने मजदूर हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, ठीक है। जब इन्होंने बैठा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीता तो अंग्रेजों को लग गया ऐसा ना हो कि 2 मर जाए, न हम ही पे केस हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इनकी बातों को मान लिया और 35% देने को राजी हो गए। इससे मजदूर भी खुश हो गए, ठीक है, और महात्मा गांधी भी खुश हो गए, अंग्रेज भी मान गए। तो यहाँ पे देखना पहली बार यहाँ किसानों को महात्मा गांधी ने जीता, किसानों को अपनी तरफ कर लिया। तो यहाँ जो अहमदाबाद में है वो कौन सा है,
मील मजदूर हैं। आपसे पूछेगा मील मजदूर कहां पे हुआ, गुजरात के अहमदाबाद में 1928 को, ठीक है। अब पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कहां पे किया, ठीक है, तो गुजरात के अहमदाबाद में भूख हड़ताल, गुजरात के अहमदाबाद 1918। मील मजदूर गुजरात के अहमदाबाद 1918, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1918 में याद रखना, यहाँ पे देखना, अभी हमने देखा गुजरात की एक जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद है ना। तो अहमदाबाद गुजरात की एक जगह पे है जहां पे हमने देख लिया यहाँ पे मील मजदूर भूख हड़ताल, मील मजदूर भूख हड़ताल गुजरात के अहमदाबाद, कंफ्यूज मत होना। आगे है, इसी के जस्ट आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे एक जिला आता है गुजरात के अंदर ही है, जिसे कह रहे हैं हम खेड़ा जिला। क्या कहते हैं, खेड़ा जिला, क्योंकि ये भी 1918 को हुआ, ये भी 1918 को ही हुआ। जैसे ही महात्मा गांधी ने मील मजदूरों को अपना मतलब उनकी बातों शर्तों को मनाया, उनको दे दिया, तो यहाँ पे मजदूर भी खुश हो गए, तो महात्मा गांधी अपने घर की तरफ और प्रस्थान करने लगे। जब अगले जिले में वो पहुंचे तो उनको दिखा खेड़ा जिला। तो खेड़ा जिले में भी जो किसान थे, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी रोड से जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम भी रोड से जा रहे हैं, आप रोड से जा रहे हैं, तो लगता है जब कोई झगड़ा कर रहा है इत्यादि, तो रोड से हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं उतर के। तो महात्मा गांधी रोड से तो जा रहे हैं दूसरे जिले में, जो किसान लोग हैं अपने खेतों के लिए रो रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा हो रहे हैं, झुंड बनाए, तो महात्मा गांधी ने बस देखने वहां भी चले गए, ठीक है। महात्मा गांधी देखने के चक्कर में पूरा युद्ध चालू कर दिया अंग्रेजों के लिए। याद रखना, जैसे ही खेड़ा जिला में पहुंचे तो वहां जो किसान थे, ये किसान है, ठीक है, ये भी किसान है, ये भी किसान है, बीच में मजदूर, अहमदाबाद मजदूर। तो खेड़ा जिले के अंदर जब किसान को देखा, क्यों रो रहे हैं ये सब, बूढ़े हैं इत्यादि, गरीब है, सब लोग रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या कि उनकी बातों को ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेज हमारे अनाजों पे टैक्स लगा के रखे हैं, अगर हमारी अनाजें डूब जा रही हैं, नहीं हो रही है फसलें, तब भी वो हमारे घर से जबरदस्ती अनाजों को उठा ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा कर रहे थे, नियम यह था कि उन्होंने क्या किया था, एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया था कि अगर आपका पर ईयर्स मतलब एक साल में जितना अनाज है, गेहूं अलग अपने समय पे जब 4 महीने में गेहूं हो जा रहा, मान लो 4 महीने में चावल धान वही जो होता है, ठीक है, अगर हो रहा है तो उनका मानना क्या था कि अगर जो आपका अनाज हो रहा है, ठीक है, तो उस पे से आपको 20% हमको देना पड़ेगा, 10% हमको देना पड़ेगा, जिससे जितना उन्होंने पाया उतना टैक्स लगा दिया। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे खेतों के अंदर मैक्सिमम 5 कुंटल राशन होता है, ठीक है, तो उनका कहना क्या था, 5 कुंटल राशन अगर हो रहा है तो 1 कुंटल पे 20 किलो आपको देना पड़ेगा, तो मतलब 20-25 100, 1 कुंटल उनको देना है और 4 कुंटल अपने पास रखना। रीजन क्या है, पैसा भी मैं लगाऊं, ठीक है, और उसको पानी इत्यादि मेहनत भी मैं करूं, तो लेके कौन जा रहा है उसका 20%, अंग्रेज, तो मतलब 5 कुंटल में 1 कुंटल उनको देना है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अचानक से एक बार किसानों का जो फसल थी बर्बाद हो गई, डूब गई बाढ़ में, ठीक है, पूरी तरह से तबाह हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स जो लगाया था, वो गरीब कह रहे हैं कि हमारे टैक्स कुछ कम कर दो, हमारे इस बार नहीं हुआ है, तो उन्होंने जो उनके घर में जबरदस्ती अनाज रखा था वो भी उठा ले गए। समझ रहा है। तो जो खेड़ा जिला था किसानों के लिए टैक्स के कारण हो रहा था, तो महात्मा गांधी वहां पहुंचे, देखे ये तो ऐसे कानून, महात्मा गांधी को पहली बार वहां निराशा महसूस हुई, ये तो अत्याचार गरीबों पर है ना। इस तरह महात्मा गांधी धीरे धीरे चला रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि अंग्रेज ये तो बहुत अत्याचार कर रहे हैं भारत वालों के पास। तो उन्होंने क्या किया, इस टैक्स का क्या कहा महात्मा गांधी, कर नहीं आंदोलन। तो पहली बार महात्मा गांधी ने कहा अब कर नहीं देना है, ये कर नहीं देना आंदोलन है। तो महात्मा गांधी ने वहां क्या किया, पुलिस बल का प्रयोग किया। पुलिस बल का प्रयोग किया मतलब ये कि वहां पे एक नोटिस थाने पर भेज दिया, और थाने के जितने सिपाही थे वो महात्मा गांधी के और जनता के खिलाफ आ गए, मतलब खिलाफ नहीं सॉरी, कि महात्मा गांधी और जनता के साथ में आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। जब अंग्रेजों से ये बात करने गए तो पुलिस प्रशासन, जनता आम, तो देखो गाँव वाले हो है ना, अब गाँव के बुजुर्ग जो रो रहे थे उन्होंने देखा पुलिस प्रशासन महात्मा गांधी और उनके साथ में खड़े, तो उनकी आवाज देखो कि और एक्टिव हो गए सब किसान है ना। तो उन्होंने देखा कि अब तो मानना ही पड़ेगा, अंग्रेज देख के समझ गए ना, इनकी बातों को मान लो वरना उल्टे हमारे ऊपर हो जाएगा। तो जनता क्रोध में आ रही थी धीरे धीरे, जो वहां के किसान थे धीरे धीरे क्रोध में आ रही थी। इसलिए इस बात को देखा गया धीरे से, अंग्रेजों ने यह चीज देखा धीरे धीरे कि भाई इनकी बातों को मान लिया जाए, वरना क्रोध में आकर के ऐसा ना हो कि फैक्ट्री पे हमला कर दे। और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है, कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने ही नोटिस दिया, वो भी एक वकील है। तो अंग्रेजों ने समझ गए वकील का फायदा उठा रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, इस टैक्स को हटा दिया। उस समय के लिए टैक्स को हटा दिया। जैसे ही इस टैक्स को हटाया, उस समय लगभग दिसंबर महीना लग गया उनको हटाने में। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं 1918 में तुरंत हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
महीने का समय, 2 महीने का समय लगता था इस करने में ये सब। तो क्या किया गया, किसानों को टैक्स को हटा दिया गया और माफ कर दिया गया सभी के टैक्स को, और जितना इन्होंने टैक्स ले करके रखा था गरीबों का जबरदस्ती, उसको भी लौटा दिया गया इनको। तो यहाँ के जो किसान थे वो भी खुश हो गए महात्मा गांधी को लेकर के। अब यहाँ किसान और मजदूर सब खुश, महात्मा गांधी का साथ मिल गया। आगे देखते हैं, यही है महात्मा गांधी का, याद रखना। ये भी महात्मा गांधी ने, ये आंदोलन भी महात्मा गांधी ने जीत गए। दूसरा अहमदाबाद भी जीत गए और खेड़ा आंदोलन भी जीत गए। तो पूछा जाए आपसे सत्याग्रह आंदोलन के बारे में टिप्पणी लिखिए आप, तो याद रखना सबसे पहले यही लिखोगे, 1917 के बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, ठीक है। और 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, ये 3 आंदोलन महात्मा गांधी ने किया। और आपको इसी का वर्णन करना है कि बिहार में क्या हुआ था। नील की खेती के लिए किसान मांग कर रहे थे, ठीक है, कि 3 कठिया आंदोलन को हटा दिया जाए क्योंकि उनकी जमीनें बंजर हो जा रही है। ये मैं बता रहा हूं, जो आपको उसी प्रकार बना बना के लिखना है अपने पेपर में, याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सत्याग्रह आंदोलन आता भी है कंपटीशन में कि सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, 1917 को, कब, बिहार के चंपारण में नील की खेती किसान आंदोलन। अब नील की खेती क्या था मैंने आपको समझा दिया था, आपको उसी का वर्णन करना, चुपचाप सत्याग्रह लिखना हेडिंग, उसके बाद में बताना है बिहार, अहमदाबाद, खेड़ा। ये 3 आंदोलन ऐसा था जिसको महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन के रूप में देखा। सत्याग्रह क्या है, सत्य की राह पे आग्रह करना, एग्जैक्ट, सत्य की राह पे चलना, सत्य की राह पे आग्रह करना का मतलब यह है अहिंसा के मार्ग पे चलना, बिना झगड़ा लड़ाई के ही इसको जीतना है, इस पे प्रयास करना है, उनकी बातों को मनाना है, प्यार से मनाना है बातों को, अंग्रेजों को समझ में आ रहा है। लेकिन महात्मा गांधी की सोच थी, लेकिन अंग्रेज ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। तो सत्याग्रह आंदोलन कौन सा है, बिहार के चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा किसान, एग्जैक्ट, ये 3 ऐसे आंदोलन हैं जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन के रूप में चलाया। अब महात्मा गांधी 3 आंदोलन जीत गए, अब अंग्रेज कह रहे हैं धीरे धीरे हमको हरा रहे हैं। तो उस समय एक सरकार के रूप में थी सर सिडनी रोलेट, ठीक है, रोलेट, सर सिडनी रोलेट, याद रखना, सर सिडनी रोलेट एक सरकार थी। जब महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन को जीत लिया तो महात्मा गांधी के और जनता के खिलाफ एक एक्ट आ गया 1919 में, रोलेट एक्ट। क्या था, रोलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला कानून। रोलेट एक्ट क्या था, काला कानून, याद रखना, ये हमारा है रोलेट एक्ट। जारी किसने किया था, सर सिडनी रोलेट एक्ट, ठीक है, सर सिडनी रोलेट मतलब इनका नाम था, उसी के नाम से पड़ गया, ठीक है, रोलेट एक्ट। तो सर सिडनी रोलेट ने एक एक्ट जारी कर दिया जिसे कहते हैं रोलेट एक्ट। ये काला कानून था। क्या था, काला कानून। अब काला कानून क्या है ध्यान देना, महात्मा गांधी ये भी जीत गए, ये भी जीत गए और ये भी, मतलब बिहार का चंपारण, अहमदाबाद का मिल मजदूर और खेड़ा जिला किसान, टैक्स नहीं देना है। अब तीनों महात्मा गांधी ने जीत गए, अंग्रेजों से छीन लिया। अब महात्मा गांधी के खिलाफ अंग्रेजों ने ही एक्ट ले आया जिसे कहते हैं काला कानून। इसमें क्या था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, वकील कौन है, महात्मा गांधी। तो अंग्रेजों ने नियम क्या लगा दिया कि अब तो तुम बहुत वकील कर रहे थे, अब दिखाना अपना वकालत, ठीक है। तो बिना अपील, जनता कहीं अपील भी नहीं कर सकती किसी से, बिना दलील, कोई सबूत भी दिखाओगे तो नहीं माना जाएगा, और बिना वकील, किसी वकील को भी लाओगे तो नहीं माना जाएगा। तो काला कानून किसे कहते हैं, रोलेट एक्ट कब हुआ, 1919 में। कैसा कानून था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहते हैं, रोलेट एक्ट। कब हुआ, 1919। याद रखना, ये नियम क्यों लागू किया गया, इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी 4 से 5 आदमी, क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी सारे ग्रुप को लेके जाते थे ना, तो कहा गया 4 से 5 आदमी, 2 आदमी अगर ऐसे लग रहा है कि झुंड में बना के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल डाल देंगे। कितने साल के लिए, 2 साल के। ये अंग्रेजों ने नियम बनाया था, बढ़ भी सकता था, ठीक है। अब बाकी तो आप समझदार हो। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब कहा कि ये 2 साल के लिए सजा हो जाएगी तो भारत के लोग विरोध पे उतर गए, और जब विरोध पे उतरे तो जबरदस्ती 3-4 नेताओं को जेल डाल दिया गया। कहां पे, जेल में। अब महात्मा गांधी क्रोध में हो गए, और जब क्रोध में हुए तो याद रखना कि देखो, एक बार जब कहीं आग लगती है तो पूरे देश में फैल जाती है। शुक्र ये था कि उस समय मीडिया इतने सोशल पावर पे नहीं थी जितना प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। बस रीजन यही है, ध्यान देना कि जब रोलेट एक्ट आया तो देश में पूरा हंगामा हो गया। उसी समय महात्मा गांधी महाराष्ट्र की तरफ प्रस्थान से, थोड़ा सा गुजरात महाराष्ट्र की तरफ से निकल रहे थे अपने आगे की दिशा में, तो बीच में एक सिपाही ने उन्होंने कह दिया कि महात्मा गांधी आप रिटर्न जाइए, ठीक है, महाराष्ट्र में दंगा होने वाला है। क्या, दंगा होने वाला है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पे चल रहे थे। उनको दंगा के नाम सुन करके वो भड़क गए और सीधे महाराष्ट्र की तरफ प्रस्थान करना चालू कर दिया। इधर मतलब इधर अपना मुंह मोड़ लिया, आगे नहीं गए। तो एक जगह आता है पंजाब। पंजाब के अमृतसर में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं बैसाखी का मेला। कौन सा मेला, बैसाखी का मेला। यहां लिख देते हैं बैसाखी का मेला।
ठीक है, बैसाखी या बैसाखी, ठीक है, अपने हिसाब से आप देख लेंगे, जहां भी ये नाम आएगा, ये मेला है, ठीक है, बैसाखी, खास करके यही नाम लिखा है हर जगह पे, लेकिन कहीं भी एक दो जगह ये भी लिखा है बैसाखी। तो बैसाखी का मेला एक ऐसा मेला है, ठीक है, जहां वहां की जनता इकट्ठा होकर के अपना भाषण इत्यादि स्पीच देते हैं। मेला समझ में आ रहा है, मेला में तो लोग इकट्ठा होंगे ही होंगे, और देश में लागू क्या है, रोलेट एक्ट। तो अंग्रेज ने इसका फायदा उठाना चाहा, उन्होंने रातों रात एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया कि अगर यहाँ मेला लगने वाला है, एक काम करो, जो खतरनाक होता है ना, जैसे एसपी डीएसपी होते हैं, उनमें से जो सबसे खतरनाक होता है, तो उन्होंने अंग्रेजों के हिसाब से एक वहां के पुलिस प्रशासन में नियुक्त किया गया, जिसे कहते हैं जनरल डायर। उन्होंने पंजाब के अमृतसर में रातों रात खबर नहीं की, उन्होंने एक जनरल डायर को नियुक्त कर दिया कि कल मेला लगने वाला है, आप कोई चाल चले और इनको एक आध दो को सुधारी दें, है ना। तो उन्होंने अपने हिसाब से चाल चली थी, याद रखना। तो पंजाब के अमृतसर, आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन, 100% ही आना है कि पंजाब के अमृतसर में कौन सा मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है, ठीक है। ये मेला क्या था, याद रखना कि यहाँ पे 13 अगस्त 1919 ईस्वी, ठीक है, याद रखना 13 अगस्त 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में है ये। अमृतसर कहाँ, पंजाब में है, ठीक है। जब वहां पे आम जनता मेले में गई, तो इस मेले का एक नियम था कि यहाँ पे एक रास्ता रहता है, छोटा सा एक रास्ता था, और बाकी बीच में कुआं, इधर जनता का सभा लगता था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जनता का सभा, जहां जनता इकट्ठा होकर मेला देखती थी। जनरल डायर ने पूरे गांव में ये अनाउंस करवा दिया था कि जितने भी जनता गांव के लोग हैं, ठीक है, जितने भी गांव के लोग हैं वो क्या करें यहाँ पे, कि जो मेला देखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेले के अंदर जा तो रहे हैं देखने के लिए, लेकिन वो जनरल डायर की बातों को सुन ले। क्या सुनना था, कि आप जाएं मेला देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेला आप देखें, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ कोई अनशब्द नहीं बोलेगा। अनशब्द क्या है, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि देश में उन्होंने रोलेट एक्ट लागू कर दिया, काला कानून। आप अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको उठा के जेल डाल दिया जाएगा, कोई इस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। तो जनता, आम जनता मान गई, वो मेले में गई। तो इसी समय जनरल डायर एक चाल चला, ठीक है, उसने क्या किया, अपने ही आदमी को मंच पर भेज करके, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ अनशब्द बुलवा दिया, और बाकी पीछे से खड़ा अपने सारे सिपाहियों को यहाँ लगा दिया एक लाइन से, और उसने क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्यों, क्योंकि उसने पहले मना किया और जनता ने नहीं मानी। मतलब ये नहीं है कि जनता ने बोला, उसने अपने ही आदमी को आम जनता में शामिल किया और भाषण में अनशब्द बुलवा दिया, और क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो माना गया यहाँ पे कि भारत में पहली बार ऐसी घटना हुई कि जनरल डायर ने ऐसा आदेश दिया कि जब तक इनकी गोलियां खत्म नहीं होगी तब तक ये गोलियां आम मासूम लोगों पे चलाते रहे। तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से माना गया, ठीक है, 1600 लोग मारे गए। लेकिन अगर इस प्रकार अगर हम देखें तो माना जाता है लगभग 10,000 1 लाख करीब लोग मारे गए, घायल हुए, गांव में भागे इत्यादि, सब मिला जुला के उनके हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको देखेंगे। तो भारत में पहली बार गोली कब चली, जलियांवाला बाग अमृतसर, कहाँ पे हुआ था, पंजाब के अमृतसर। कहाँ पे, पंजाब के अमृतसर में। ये भरने के लिए आएगा ऑप्शन में कि पंजाब के अमृतसर में कौन सा कांड हुआ था, जलियांवाला बाग, ठीक है। कब हुआ था, 19 यहाँ पे देखें 19 अगस्त 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर, ठीक है। कहाँ पे है ये, पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अगस्त 1919। याद रखना, भारत में पहली बार गोली कब चलाई गई महात्मा गांधी के रहते हुए, तो 13 अगस्त 1919 को जलियांवाले बाग में। अब इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी को यह खबर मिली कि यहाँ पे सिपाही हमको बेवकूफ बना के यहाँ भेज दिया, यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। याद रखना, यही एक नियम पहली बार लागू हुआ कि महात्मा गांधी इससे क्रोध में हो गए और वो चला रहे थे अहिंसा का आंदोलन, मतलब बिना लड़े हुए चलना था। अब महात्मा गांधी क्रोध में आ गए, उन्होंने ये चीज सोच लिया, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अनुशासन टाइट करना पड़ेगा अपना। तो उन्होंने देखा था यहाँ पे किसान भी हमारे साथ है, मजदूर भी हमारे साथ है, ठीक है, और खेड़ा में और जो किसानी वर्ग, 2 किसान वर्ग थे अलग अलग समुदाय के, तो सब मेरे साथ हैं। बस कौन नहीं मेरे साथ है, वो है मुस्लिम। कौन नहीं है, मुस्लिम। तो मुस्लिम क्या यहाँ पे क्या था कि जो खिलाफत आंदोलन है, क्योंकि भारत में एक विश्व युद्ध शुरू हुआ था जब महात्मा गांधी भारत आए, तो 1900, ठीक है, 1914 से लेकर के 1918 में एक प्रथम विश्व युद्ध चालू था। क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 2 गुटों में, तो यहाँ पे याद रखना कब हुआ था, यहाँ पे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो नीचे लिख देते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1900
ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध चला तो मुस्लिम समुदाय का तुर्की में एक जगह है, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, तुर्की, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक जगह है तुर्की, ठीक है, भारत यहाँ पे है और तुर्की यहाँ पे। तो जो दो गुटों में जब आंदोलन हो रहा था उस समय क्या हुआ कि जब आंदोलन हुआ तो मुसलमानों की एक जगह है खलीफा इत्यादि जो उनकी मस्जिद है, उस पर कुछ अंग्रेजों की जो सेना थे उन्होंने कब्जा कर लिया तुर्की पर। और उसके लिए पूरे वर्ल्ड के मतलब जितने भी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री थे और जितने मुसलमान थे सभी विरोध पे उतर गए कि अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद, उनको, ठीक है, तुर्की को रिहा करो, ये वो, जितने भी देश में थे सभी लोगों का विरोध होने लगा। तो महात्मा गांधी ने ये चीज देखा कि अभी मुस्लिम जो भारत के मुसलमान है वो खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं। किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का जो खलीफा मतलब अरेस्ट कर लिया गया, खलीफा पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, उसको रिहा करना था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के लिए मुसलमान क्या कर रहे हैं? अपनी रिहाई मांग रहे हैं कि तुर्की का विभाजन करो। तो महात्मा गांधी ने अपनी चाल चली और देखा कि जब पूरी दुनिया के कोई एक जाति, एक समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं तो उनकी स्थानों को छोड़ना पड़ता है, मजबूरन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड के किसी भी समुदाय को टारगेट नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने देखा कि मुसलमान अभी उलझे हैं, आज नहीं तो कल अंग्रेजों को छोड़ना ही पड़ेगा, तुर्की का विभाजन करना ही पड़ेगा। बस उसी बीच उनके मंच पे गए और बोल दिया, अगर एक महीना, एक हफ्ते के अंदर, एक महीना, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, मतलब वो अपनी बात में उन्होंने कहा, अगर अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन नहीं किया तो भारत में जितने अंग्रेज हैं हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, उनके स्थानों पे भी हम कब्जा करेंगे, उनसे लड़ाई करेंगे। तो जो मुसलमान थे वो थोड़ा प्रसन्न हो गए इनसे और कहा कि तुम अभी घर जाओ, हम ये दावा करते हैं, आपसे टाइम मांगा उन्होंने, 1 से 2 हफ्ते का टाइम मांगा महात्मा गांधी ने। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि आज नहीं तो कल तुर्की का विभाजन होना और मुसलमानों का साथ मिल जाएगा। जैसे ही 1 हफ्ता बीता वैसे ही क्या हुआ, तुर्की का विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे जो तुर्की है उसका विभाजन कर दिया, मतलब उसको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। अब जो भारत के मुसलमान थे, समुदाय थे, वो खुश हो गए और महात्मा गांधी के साथ आ गए। याद रखना, किसान साथ हैं, मजदूर साथ हैं, भारत के जो खिलाफत आंदोलन में मुसलमान वो भी क्या हो गए, साथ आ गए। अब महात्मा गांधी को जब सबका साथ मिल गया, पूरे भारत के नागरिक को जितने भी उनके साथ में सपोर्ट में आ गए, अब महात्मा गांधी ने क्या किया, ठीक है, अक्टूबर 1920, ठीक है, 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चला दिया। क्या चला दिया? असहयोग आंदोलन। कैसा आंदोलन था ये? एक ऐसा आंदोलन था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, मतलब असहयोग, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करना। जितने भी लोग अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ा रहे हैं स्कूलें छोड़ दें, ठीक है। जितने बच्चे अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनको भी स्कूल भेजने से मना कर दें। जितने लोग अंग्रेजों की कंपनियों में काम कर रहे हैं वहां कंपनियां छोड़ दें। तो एक बात बताएं आप, यह असहयोग आंदोलन तो ठीक है, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो अंग्रेजों के कंपनी में काम करके अपना पेट भर रहे हैं। तो लोगों ने फिर भी कुछ हद तक प्रयास किया और महात्मा गांधी ने उन्हें उत्साह किया, पूर्ण रूप से अंग्रेजों का विरोध किया गया, लेकिन यह आंदोलन ज्यादा दिन चला नहीं। बस देखते रहे, हम आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किया गया तो क्या किया गया, अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार किया गया। जो वकालत कर रहे थे वकील वकालत छोड़ दिए, जो टीचर थे अपनी टीचिंग छोड़ दिए, बच्चे स्कूल जाने से मना कर दिए, मतलब मना कर दिया गया कि बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे। इसलिए ये एक ऐसा आंदोलन साबित हुआ जो अंग्रेजों को पहली बार, ठीक है, ठेस पहुंचाया या उनको ऐसा एहसास हुआ कि अब ये आंदोलन हमसे छीन लिया, मतलब भारत से हमारी आजादी को छीन लिया जाएगा धीरे धीरे। तो अंग्रेजों ने यहाँ कठोर नियम अपनाना चालू कर दिया और भारत वालों को क्या किया गया, टारगेट किया गया कि ऐसा है, कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके कारण जनता और विरोध में आ गई। तो आपसे केवल इतना पूछेगा, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन कैसा आंदोलन था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, उनकी कोई कंपनी में काम नहीं करना, कोई स्कूल में नहीं पढ़ना है, कोई वकालत नहीं करेगा, कोई टीचिंग नहीं करेगा, ठीक है, उनके दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा, उनके कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। तो यह एक ऐसा आंदोलन था कि अंग्रेजों को किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना है। जब यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में तो फैला और जब यह आंदोलन धीरे धीरे कर करके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहुंचा, कहां पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कब 2 साल के बाद पहुंचा, ठीक है। तो फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है, लगभग माना गया 2 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर यूपी के गोरखपुर के, ठीक है, चौरी चौरा में पहुंचा। कब? 2 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में जब पहुंचा तो आम नागरिकों को, वहां की प्रशासन, अंग्रेज सरकार की पुलिस जो थी वो आम नागरिकों पर लाठीचार्ज कर दी, ठीक है, जिसके कारण कुछ लोगों को चोट आ गई, ठीक है। तो आम नागरिक ने क्या किया, विरोध कर दिया। और विरोध क्यों किया? क्योंकि आम नागरिक के कुछ लोग मारे गए। तो उन्होंने देखा जलियांवाला बाग समझ लिए, है ना, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, वही पहले से क्रोध में है और इन्होंने क्या किया, वही घी में आग डालने का काम कर दिया अंग्रेज, ठीक है, भारत के नागरिकों पे, वो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक पे,
है ना, वैसे ही 28 स्टेट से काबिल वाले उत्तर प्रदेश हैं, उन्हीं पे लाठीचार्ज कर दिया, है ना। और जब देखा ये उत्तर प्रदेश वालों पे लाठीचार्ज किया तो जनता ने क्या किया, पुलिस वालों को बीच रोड पे मारा, उनकी वर्दियां फाड़ दी अंग्रेजों के, ठीक है। और जितने अंग्रेज बचे वो चले गए कहाँ, भाग करके चले गए थाने के अंदर। और थाने में क्या किया उन्होंने, अपने आप को अंदर से लॉकअप लगा लिया, ठीक है। तो लॉकअप लगाया, सोचो कब की बात चल रही है, 1922 ईस्वी की, ठीक है, 1922 ईस्वी की बात चल रही है। अभी क्या चल रहा है 2025। तो 1922 में जो गोरखपुर के जब अंदर थाने में सब लोग इकट्ठा हो गए तो माना गया उसमें, ठीक है, 21 सिपाही 3 थानेदार थे, ठीक है, जो अंदर बंद हुए थे। मतलब टोटल 21 सिपाही 3 थानेदार, मतलब टोटल 24 लोग थे, ठीक है। तो 24 लोगों ने अपने आप को अंदर से तो बंद किया है, तो बाहर उस समय लाइट उट की कम व्यवस्था होती थी, तो बाहर लालटेन होता था ना लाइट उट जलाने के लिए। तो भारत वाले, वो भी उत्तर प्रदेश वाले है ना, वही लालटेन उनको क्या किया है, फेंक दिया अंदर, जितने लालटेन रखे थे सब कहाँ फेंक दिए अंदर, ठीक है। और वैसे ही जब देखा कि वैसे ही आ गए तो बाहर जो लालटेन था, ये नहीं कि जल रहा था, दिन का टाइम था, तो लालटेन अंदर फेंका। उसके बाद क्या किया, माचिस लगा दिया। उसके बाद 21 सिपाही 3 थानेदार क्या हुए, अंदर जल गए। महात्मा गांधी चला रहे थे अहिंसा, अहिंसा का आंदोलन, हो गया हिंसा, तो महात्मा गांधी डर गए। उन्होंने क्या किया, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण यहाँ पे देखेंगे मार्च 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के तहत महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया। कब भेजा गया याद रखना, यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि 5 फरवरी, ठीक है, 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया, 6 साल की सजा हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि महात्मा गांधी ने यह नियम, मतलब निर्णय लिया था कि हम चलेंगे अहिंसा की मार्ग पर। हो क्या गया, हिंसा। गलती किसकी थी, जनता की और पुलिस की, दोनों की। इसके बीच फंस गए कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को यहाँ 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। आपको दिखाई अगर नहीं दे रहा होगा तो ध्यान रखना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि, यहाँ पे लिख देते हैं मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया, ठीक है। जब महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया तो उनको 5 फरवरी के करीब, लगभग 5 फरवरी 1924 को रिहा करना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी को एक बीमारी हो गई जिसके कारण उन्हें वहां से रिहा करना पड़ा। तो 5 फरवरी 1924 को, यहाँ पे देखना, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। क्यों, क्योंकि उनको एक बीमारी हो गई थी। एग्जैक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल ककोरी कांड। तो आपसे एक चीज पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ककोरी कांड कब हुआ था, ठीक है, 1925। किसने इसका दायित्व किसको जाता है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। हम जान लेते हैं ककोरी कांड है क्या। उत्तर प्रदेश का एक जगह है शाहजहांपुर टू लखनऊ, एक ट्रेन चलती थी, यहाँ पे लिखा है आपको 1925, तो हम इसके पास्ट में जाएंगे। यही राम प्रसाद बिस्मिल 1924 दिसंबर 1924 को एक यात्रा कर रहे थे, शाहजहांपुर टू लखनऊ की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिसके कारण इनको यह एहसास हुआ कि असहयोग आंदोलन में और जलियांवाले बाग में जितना कांड हुआ था, गरीबों का जितना सामान सोना चांदी इकट्ठा किया गया था, अंग्रेज क्या करते थे, शाहजहांपुर टू लखनऊ ट्रेन में, ठीक है, यात्रा करते समय एक स्टेशन का नाम आता है ककोरी स्टेशन, एक गांव का भी नाम है ककोरी। तो ककोरी एक जगह है, तो इस पे क्या करते थे अंग्रेज, भारत के जितने सोना चांदी इकट्ठा होता था वहां उतारते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल 1900, याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, 1924, ठीक है, दिसंबर 1924 को राम प्रसाद बिस्मिल यात्रा के समय देखा और जाकर के अपने सभी सदस्यों को बता दिया और कहा कि ऐसे ऐसे अंग्रेज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 10 अनुयायियों को ले लिया, ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद को भी उसमें शामिल कर लिया, ठीक है। अहमद शाह भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर ने क्या किया इसमें देखना, तो चंद्रशेखर को लिया और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ये 10 सदस्य, ठीक है, शाहजहांपुर टू लखनऊ ट्रेन में सवार हुए, ठीक है, और ककोरी स्टेशन पे उतरे। उन्होंने, जो उस समय माना गया लगभग 7 से 8 डिब्बा थे, तो 7 से 8 डिब्बों को कब्जा कर लिया। थे कितने, 10 लोग, तो जो 7 डिब्बा थे तो 7 लोगों को उसमें रख तैयार कर दिया कि अपने राइफल लेके खड़े हो गए। बाकी 3 लोग उतरे और बाकी क्या किया, उन्होंने अपने जो खजाना था उसको लूट लिया और लूट करके इन्होंने क्या किया, एक नारा दिया, मतलब लूट लिया सारे सामान, उसके बाद छोड़ दिया। उसी समय एक कांड भी हो गया कि इनको यह एहसास हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि जो थे, उसमें से जो अहमद शाह थे, उन्होंने क्या किया, अचानक से उसी ट्रेन में उनकी वाइफ थी, वो अगले ट्रेन के डिब्बे में बैठी थी और वो पहले डिब्बे में थे। उन्होंने उतरा, अपने वाइफ से मिलने के लिए जा रहे थे और मना किया गया था, ट्रेन से कोई उतरेगा नहीं। अहमद शाह जो थे, इन्हीं 10 सदस्यों का एक सदस्य थे, उन्होंने ट्रेन से उतरे और अगले डिब्बे में जा ही रहे थे, वैसे ये 7 सदस्यों ने क्या किया, उन पर गोली चला दी।
क्योंकि मना किया गया था नहीं उतरना। ये जब मार दिया गोली तो देखा कि अपने सदस्यों को मार दिया, तो इनको ये एहसास हो गया कि इसमें अपने को भी, अपने लोगों का भी खून बहेगा। ठीक है, इनको एहसास हुआ, उन्होंने लूटा और वहां से अहमद शाह को भी साथ लिया और दूसरी जगह उनको दफना दिया गया। तो इनको लिए वहां से, उनको दफनाया और वहां से एक नारा देते हुए चले गए। ठीक है, सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नारा किसने दिया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोजी की तमन्ना का नारा दिया था। कब दिया था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। ठीक है, ककोरी कांड के समय। ये ककोरी कांड क्या था? शाहजहांपुर टू लखनऊ आने वाले ट्रेन के बीच एक स्टेशन पड़ता है जिसे कहते हैं ककोरी कांड। आगे देखते हैं। 1927 को सदस्य साइमन, मतलब याद रखना, जब सारे कांड हो गए और लंदन में मीटिंग हो रही है कि भारत में बहुत अत्याचार हो रहा है, भारत वाले हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन में 1927 में एक मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग का सदस्य है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन अपने 7 सदस्यों का मीटिंग कर लिया और बैठक कर लिया, भारत में कैसा कानून लागू किया जाए कि भारत वाले हमसे डरे ना, उनको संविधान लागू करना था भारत के अंदर। उन्होंने अपनी सारी मीटिंग को पूरा किया। ठीक है, और 1928 को मुंबई में साइमन कमीशन पहुंचा। क्या किया? मुंबई में पहुंचा, और जैसे ही मुंबई में पहुंचा तो महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सब लोग सोच रहे हैं ये आए क्यों है इस मीटिंग करने के लिए, तो माना गया ये संविधान लागू करने आए। तो पूछा है महात्मा गांधी ने इनसे कि संविधान क्यों लागू करना है आपको, तो कहा आपको जो नियम है इसमें देखा गया, तो क्यों नियम क्या लागू करना था? जैसे अभी माना गया 1935 का अधिनियम अंग्रेजों का ही नियम है, उस पर हम भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। ये संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तीनों रूप में बट करके चलाया जाता है। उसमें माना गया था कि जब साइमन कमीशन 1928 को मुंबई में पहुंचा तो उसमें देखा गया साइमन का विरोध किया गया। क्यों किया गया साइमन का विरोध? क्योंकि जो 7 सदस्य आए थे उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो हम क्यों माने? आज भारत है, भारत कोई दूसरा देश आकर के भारत पे कहे हम तुम पे ऐसा संविधान लागू कर देंगे, तुमको मानना पड़ेगा, नहीं मान सकते ना। उसी प्रकार हो गया 1928 में मुंबई में साइमन कमीशन का एक नारा दिया गया, गो बैक साइमन। कौन सा नारा दिया? गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, ठीक है, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो लेकिन साइमन कमीशन माना नहीं, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का और भी पावर बड़ा था भाई, तो उनका सपोर्ट में पुलिस प्रशासन इत्यादि खड़ी हो गई, जिसका जम के विरोध तो हुआ, काला झंडा दिखाया गया। तो साइमन कमीशन का कौन सा नारा दिया गया था? गो बैक साइमन। कौन सा झंडा? काला झंडा दिखाया गया। याद रखना, यही साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर पहुंचा। लाहौर कहाँ पे है? पंजाब का, जो यहाँ पे देखना, अभी लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, तो जो यहाँ पे लाहौर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लाहौर। ठीक है, लाहौर ठीक है, सही लिखा है। लाहौर जो है वो कहाँ पे है? याद रखना कि जो लाहौर है 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में विरोध हुआ। अब विरोध के अंदर जो जनता शामिल थी, जैसे मुंबई में विरोध हुआ तो उसी प्रकार लाहौर में भी विरोध हो रहा था, और जब विरोध हुआ तो उसमें देखा गया लाला लाजपत राय भी शामिल थे। मतलब उस भीड़ के अंदर एक नेता का नाम है जिसे कहते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसी भीड़ में शामिल थे। जब जनता ने विरोध किया अंग्रेजों साइमन कमीशन का, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, और पुलिस ने जो लाठीचार्ज कर दी उसी समय लाला लाजपत राय के ऊपर ज्यादा लाठियां मारना चालू कर दी, और जब ज्यादा लाठी उनके लग गई, उनके सर पे भी 2-3 लाठियां लग गई, जिसके कारण लाला लाजपत राय ज्यादा सीरियस हो गए और उसके कुछ ही घंटों के बाद एक्सपायर हो गए। तो मतलब माना गया कि अंग्रेजों की जो लाठियां चार्ज हुई किस पे? लाला लाजपत राय पे, जिसके कारण लाला लाजपत राय का निधन हो गया। तो इसमें देखेंगे एक नाम आता है, यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, संडर्स। ठीक है, संडर्स एक नाम है, जो यही पुलिस प्रशासन का नाम है जिसने लाला लाजपत राय को मारा है। तो उसी समय जब लाला लाजपत राय मर गए तो उन्होंने अपने शब्दों में कुछ कहा था कि मेरे ऊपर पड़ी एक लाठी का जवाब, ठीक है, अंग्रेज सरकार के लिए किल होगा, मतलब उनके लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने मिल करके संडर्स की हत्या कर दी। जिस अंग्रेज पुलिस प्रशासन ने मारा था उनको, तो यहाँ पे देखना भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर मिल करके उसकी हत्या कर दी। संडर्स, उस अंग्रेज मतलब उस पुलिस प्रशासन की हत्या कर दी और वहां से भाग गए। उसी समय जब भगत सिंह को यह लग गया अब अंग्रेज हमसे डर गए, लेकिन ये तो भागे, इनको पता नहीं चला। तो उसी समय भगत सिंह क्या किए? अब अंग्रेजों को डराने के चक्कर में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, ठीक है, बटुकेश्वर मिल करके विधानसभा में बम फेंक दिया। बम क्यों फेंक दिया? याद रखना, यहाँ पे जब यहाँ पे इन्होंने मार दिया तो इनको लग गया अब अंग्रेज हमसे डर गए होंगे। अब इन्होंने क्या किया? विधानसभा, मतलब वहां पे अंग्रेज के सारे मीटिंग हो रही थी, उसी हॉल में भगत सिंह क्या किया और बटुकेश्वर का सहारा लिया।
ये भी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, कि जो इनका सपोर्ट किया भगत सिंह का। इन्होंने क्या किया, दोनों जन मिल करके विधानसभा में एक बम फेंक दिया। बम फेंका, इससे ये सोचे होंगे जैसे बम फेंकेंगे वैसे सारे नेता भागना चालू कर देंगे। बम तो फेंका, लोग भागे, लेकिन विधानसभा के आसपास पूरी सिक्योरिटी तैनात थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह का मकसद ये नहीं था कि अंग्रेजों को मारना, बस वो चाहते थे कि हम डराना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज इनको गलत समझ बैठे और इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बार हत्या कर चुका था, इसलिए वो डर गए थे। उन्होंने क्या किया, 13 मार्च 1929 को भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी। तो आपसे पूछा जाएगा बाई चांस कि 13 अप्रैल, ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 13 मार्च 1929 को भगत सिंह को क्या गई, फांसी चढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने यहाँ पे एक जन का हत्या कर दिया, दूसरा विधानसभा में बम फेंक दिया, इसलिए इनको हत्यारा समझ के उन्होंने क्या किया, फांसी पे चढ़ा दिया। इसका एक रीजन है, चाहते महात्मा गांधी तो बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने न्याय के अनुसार चलने के चक्कर में भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया। दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे, दिसंबर जब भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया तो भारत की कांग्रेस पार्टी, भारत की जनता और भारत के नागरिक महात्मा गांधी के भी विरोध में हो गए और किसी की नहीं सुन रहे। और कांग्रेस भी ये कह रही है महात्मा गांधी को दोषी ठहरा दिया गया। उन्होंने क्या किया, दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन जारी कर दिया और पास कर दिया। उन्होंने कह दिया अब भारत को हम स्वतंत्र करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए, महात्मा गांधी की बातें नहीं सुननी है। उन्होंने जज्बात में आकर के 13 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ और जब यह अधिवेशन हो गया तो 31 दिसंबर, याद रखना यहाँ पे दिसंबर 1929 है, तो 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा दिया गया। जब लाहौर अधिवेशन हुआ उसी समय दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे, ठीक है, रावी नदी कहाँ पे है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ साइड में है, तो हिमाचल प्रदेश के पास रावी नदी के पास, ठीक है, तिरंगा फहरा करके क्या किया गया, 26 जनवरी 1930, याद रखना, इस प्रथम स्वाधीनता संग्राम, मतलब इसी समय हम स्वतंत्रता दिवस भी मना, स्वतंत्रता दिवस कब, 26 जनवरी, ठीक है, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता। यहाँ पे देखेंगे 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। क्यों मनाया गया था? क्योंकि यही फांसी पे भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया और दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके कारण दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा दिया, भारत का तिरंगा फहराया गया और प्रथम स्वाधीनता स्वीकार कर लिया गया। यह माना गया कि यह दिसंबर 1930 नहीं है, ये इसका डेट जारी कर दिया गया कि इसी समय हम गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। समझ आ रहा है? इसके कारण अंग्रेज और भी क्रोधित हो गए, ठीक है, और अंग्रेजों के भारत वालों के पास और प्रताड़ित करने लगे। इसके आगे हम देखेंगे 1930 से 1945 को हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे, पढ़ेंगे। बस इसके साथ हम यहीं पे अपने वीडियो को खत्म करते हैं, देखेंगे। बस आप इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता कंपटीशन में है। इसी में से आपको भरने के लिए जो आधा नंबर, 1 नंबर का आता है भरने के लिए, किस जगह पे कहाँ हुआ, जैसे मान लीजिए जलियांवाला बाग कहाँ पे हुआ, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ। भरना है आपको मैप के अंदर, मैप आपको एग्जामिनर देगा, आपको वहां पे भरना है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा अहमदाबाद आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो गुजरात के अहमदाबाद, ये सूती वस्त्र कपड़े का भी केंद्र है। आपको आएगा सूती वस्त्र कपड़े का केंद्र कहाँ पे है, एक भरिए आप, तो आपको